नहीं, बिल्कुल ख्याल नहीं है, ऐसा ही है। वी वर टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ सीपीयू। और हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भी बात की थी, अगर आपको याद हो तो वी टॉक्ड अबाउट embedded systems, we talked about microprocessor, we talked about the central processing unit and how what are the different components that a central processing unit has। ठीक है, तो हमने ये बात तो कर ली थी कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सीपीयू होता है, लेकिन एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है, और जिस तरह के सिस्टम्स में माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल हो रहा होता है, उन सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं? एम्बेडेड सिस्टम्स। ठीक है, ये किस चीज की डायग्राम बनी हुई है? सीपीयू की। ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, जिसमें ये क्या लगे हुए हैं? ये ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, और ये चिप्स हम इलेक्ट्रॉनिक चिप्स कहते हैं। इसमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पर सेकंड प्रोसेस हो रही हो। अच्छा, जब हम ये कहते हैं ना कि इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस हो रही, या इंस्ट्रक्शंस जिसको हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, MIPS, यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट होने के लिए, या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड पढ़ने के लिए, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको एक साइकिल या एक मेथड यूज करना पड़ता है। उसको हम कहते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, यानी वो प्रोसेस जिसके थ्रू वो इंस्ट्रक्शन पढ़ता है, इंस्ट्रक्शन अपने पास लेके आता है। वो क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो होती है वो किसी मशीन लैंग्वेज में होती है। अब मशीन लैंग्वेज जरूरी नहीं है कि मशीन लैंग्वेज जो है वो बाइनरी लैंग्वेज हो। मशीन लैंग्वेज डिफरेंट है, बाइनरी लैंग्वेज डिफरेंट है, यानी असेंबली लैंग्वेज में होती है। वो उसको डिकोड करता है कि भाई इसका मतलब है क्या। उसमें हेक्साडेसिमल भी होता है, उसमें बाइनरी भी होता है, तो वो डिकोड करता है। उसके पास एक डिकोडर होता है, वो डिकोड करता है इसका मतलब क्या है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे किसी इंडिविजुअल को कोई लैंग्वेज ना आती हो, वो क्या करेगा? वो पहले जिस लैंग्वेज में उसको कोई वर्ड मिलेगा, वो ढूंढेगा वो वर्ड, कि यार ये वर्ड कौन सा है। फिर वो बुक खोलेगा, डिक्शनरी खोलेगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की, उसमें ढूंढेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। और जब वो वर्ड का मतलब ढूंढेगा, उसके बाद फिर उसको डिकोड कर पाएगा, मतलब ढूंढने के बाद। और फिर उस मतलब के बाद, समझने के बाद, उसको ये समझ आएगा कि उसने करना क्या है। समझ में आ रही है बात? तो जी सर। इसको हम कहते हैं फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, और हमें देखो, एक तो नाम से समझ आ रहा है ना कि फेच का क्या मतलब है। फेच करना किसे कहते हैं? किसी चीज को लेके आना। किसी चीज को लेके आना, फेच समथिंग, फेच सम वाटर फॉर मी। ठीक है, डिकोड किसे कहते हैं? किसी चीज को ट्रांसलेट करना ऐसी लैंग्वेज में विच यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, डिकोड का ऑपोजिट क्या होता है? इनकोड। इनकोड किसे कहते हैं? किसी चीज को कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि आप किसी दूसरे को समझ में ना आती हो, उस चीज में कह देना। यानी बाज दफा ऐसा होता है ना, हम कई बातें अंग्रेजी में करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो शायद अंग्रेजी ना समझ पाए, तो हम वो बातें अंग्रेजी में कर देते हैं। तो उनके लिए वो चीजें इनकोडेड होती हैं, उन्हें नहीं पता होता कि क्या बात कही जा रही है। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर में भी डिकोडिंग होती है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो तो नहीं समझ में आ रही किसी को भी, और बहुत दफा ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बाइनरी नंबर के बजाय मशीन लैंग्वेज में दी जाती हैं, जिसमें हेक्साडेसिमल भी शामिल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक इंस्ट्रक्शन आई जिसमें लिखा हुआ है A987। ठीक है, अब ये दिस इज हेक्सा डेसिमल। ठीक है, लेकिन
जो मशीन लैंग्वेज है, यानी जो बाइनरी लैंग्वेज है, वो तो 1 1 0 1 0 1 0 0 इसी तरह को समझेगी ना। तो इस एग्जीक्यूशन, इसको सबसे पहले इसको फेच किया जाएगा, फिर इसको डिकोड किया जाएगा कि इसका मतलब है क्या, असल में इसका मतलब क्या है, और फिर उस डिकोडिंग करने के बाद इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। एग्जीक्यूट किसे कहते हैं? कि रन काम को करा कर जाएगा। देना था। कि वो काम किया जाएगा जो काम करने के लिए कहा गया। ठीक है, अली समझ में आ रही है? जी सर। तो हमें ऑब्वियसली ये समझना है कि ये जो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल है, इसमें होता क्या है, और इसमें जो तीनों स्टेजेस हैं फेच का, इसमें क्या होता है, डिकोड क्या इसमें क्या होता है, और एग्जीक्यूट का इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि फेच डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल क्या होता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली, ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी तरह से आप बना लें। इट गोज फ्रॉम फेच टू डिकोड टू एग्जीक्यूट। ठीक है, और फिर फेच डिकोड एग्जीक्यूट, ये साइकिल है। साइकिल किसे कहते हैं? अगर कुछ रिपीट हो रहा हो, रिपीटेड प्रोसेस। रिपीटिंग इवेंट्स। Repeated हाँ। something, when something is repeated, it forms a cycle। ठीक है, जिस तरह हम ये वो कहते हैं ना, वाटर साइकिल। व्हाई डू वी कॉल इट साइकिल? क्योंकि ये रिपीटेडली एक काम हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो फेच स्टेज पे क्या हो रहा होता है, फेच किसे कहते हैं, और फेच स्टेज पे हो क्या रहा होता है, ये जरा गौर से समझना। क्योंकि इसको जब तक आप समझेंगे नहीं ना, उस वक्त तक इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, अब ये समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो टर्मिनोलॉजीज क्या हैं? वो टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं हम? तो जो आप डेटा को लगाते हैं। इनपुट करे। ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये क्या है? और डिवाइस। मैं एक स्क्रीन पे लिखता हूं, ये मैंने लिखा इनपुट। तो ये इनपुट डिवाइस, ये पेन है या ये स्क्रीन और है? आउटपुट टेक्स्ट है। सर पेन। तो स्क्रीन क्या है भाई? स्क्रीन पे मैंने ये इनपुट दिया, ऊपर नीचे किया, ये स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है। हाँ वो अलाउ कर रहे हैं ना कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाने के लिए सर, वो स्क्रीन जो हाँ, है। देखो अब हुआ क्या, ओवर द इयर्स पहले हम जो स्क्रीन है ना, उसको आउटपुट डिवाइस समझते थे सिर्फ, और आउटपुट डिवाइस ही थी वो, क्योंकि उस पर सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले होता था। लेकिन अब स्क्रीन, जो टच स्क्रीन सिस्टम्स है ना, वो इनपुट डिवाइस भी बन गए, क्योंकि मैं तो उससे फिंगर से इनपुट भी दे रहा हूँ ना। तो उसमें एक अलग से इनपुट सेंसर भी लगा हुआ होता है, जो आप फिंगर रखते हैं उस पे, या आप उसके ऊपर पेन रखते हैं, तो वो उसके कोऑर्डिनेट्स नोट करता है और देखता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, बहरहाल ये इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, कैसी होती हैं, दैट वी नो नाउ। और अब बहुत सारी अलग अलग तरह की इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास, हम इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। दूसरी चीज, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम क्या होती है? जो जो आपकी सारी कंप्यूटर पे मेमोरी स्टोर करती प्रोग्राम्स, है। जो जो क्या? कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम्स जो उस वक्त चल रहे होते हैं उनकी मेमोरी स्टोर करती है। वेरी गुड, जो प्रोग्राम्स उस वक्त चल रहे होते हैं उनकी मेमोरी नहीं, उन प्रोग्राम्स को स्टोर करती है। ठीक है, उनकी मेमोरी नहीं, उन प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, ताकि बार बार उन प्रोग्राम्स को जगाने के लिए स्टोरेज में ना जाना पड़े। ठीक है, बार बार उन प्रोग्राम्स को जगाने के लिए, उन प्रोग्राम्स को एक्सेस करने के लिए स्टोरेज में ना जाना पड़े। दो चीजें हैं, एक है स्टोरेज और एक है मेमोरी। जो आपकी हार्ड ड्राइव है उसको हम कहते हैं स्टोरेज, नीचे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। हार्ड ड्राइव इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स द डेटा परमानेंटली अंटिल इट इज डिलीटेड बाय द यूजर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्टोरेज। और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम और
called the memory is a temporary storage area that holds the program which are currently in use. बात आई समझ में? हाँ इब्राहिम, जरा सा बताओ मुझे कि स्टोरेज और मेमोरी में क्या फर्क है? सर आपने हार्ड ड्राइव का बताया और रैम का बताया सर। रैम क्या होता है सर कि जैसे कोई आपने प्रोग्राम खोला तो वो उसको स्टोर करता है ताकि आपको अपने स्टोरेज में यहाँ जाके निकालना हो सर, ताकि वरना स्लो हो जाता है थोड़ा सा प्रोसेस। ठीक है, और स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज सर जहाँ पे आप अपना डेटा रखते हैं सर पूरा। अच्छा, प्रोग्राम भी तो स्टोरेज में ही होता है। वैसे वो प्रोग्राम चल रहा होता है ना उस वक्त का डेटा। जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो वो प्रोग्राम स्टोरेज में होता है या वो मेमोरी में होता है? तो वो रैम में होता है। अच्छा, अभी तुम्हारे कंप्यूटर पे या तुम्हारे सिस्टम पे जूम चल रहा है, तो जूम मेमोरी में है या स्टोरेज में है? सर जूम हार्ड ड्राइव के अंदर है। अच्छा शाहनवाज, तुम्हारे सिस्टम पे भी जूम चल रहा है, सर सॉरी सर, रैम में सर, रैम में क्योंकि तो चल रहा है तुम्हारा अभी। तुम्हारा जूम जो है वो मेमोरी में है स्टोरेज में है? अगर वो वर्किंग प्रोसेस के अंदर है तो वो रैम में होगा, वरना अगर इंस्टॉल्ड फाइल्स उसकी स्टोरेज में सेव है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। तुमने कीवर्ड्स भी यूज किए कि अगर वो वर्किंग प्रोसेस है तो वो रैम में होगा। तो एक बात हमें याद रखने की जरूरत है कि इफ एनीथिंग इज वर्किंग, इफ एनी सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड, इट मींस कि वो रैम में होगा। बाज दफा ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन कर लेते हैं, एक प्रोग्राम ओपन किया, दूसरा प्रोग्राम ओपन किया, तीसरा ओपन किया, वर्ड भी ओपन कर लिया, पावर पॉइंट ओपन कर लिया, फोटोशॉप ओपन कर लिया, और पता नहीं 10 प्रोग्राम्स ओपन कर लिए, तो होता क्या है फिर वो रिस्पॉन्स हमारे पास स्लो हो जाता है। पीसी लैग हो जाता है। तो वो स्लो रिस्पॉन्स क्यों होता है? क्योंकि वो मेमोरी कम पड़ जाती है। एग्जैक्टली क्योंकि जो हाँ। मेमोरी आपके आमतौर पे कंप्यूटर सिस्टम्स में होती है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, प्रोग्राम उसमें लोड हो के प्रोग्राम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो मेमोरी की स्पेस है वो कम पड़ जाती है, और इसलिए फिर वो स्टोरेज से एक्सेस होना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में प्रोग्राम लोड करता है, जब जगह खत्म हो जाती है तो वो कहता है यार मेमोरी में जो प्रोग्राम इस वक्त सामने नहीं है ना उसको उठा के स्टोरेज में डाल दो, और जो प्रोग्राम सामने यूजर ने कहा है उसको मेमोरी में डाल दो। तो होता क्या है, स्टोरेज भी बीच में आ जाती है, तो इसलिए जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है वो स्लो हो जाती है, जो रिस्पॉन्स स्पीड है वो हल्की हो जाती है। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक? यस सर। जी। चलो वेरी गुड। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? इट इज अ कंपोनेंट इन द सीपीयू जिसके पास अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। ये याद रखना, जिसके पास अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। एक सेकंड के लिए होल्ड। अच्छा जी,
तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? वो कंपोनेंट that stores the address of the next instruction to be processed. अगली इंस्ट्रक्शन नहीं, अगली इंस्ट्रक्शन का सिर्फ एड्रेस। और एड्रेस कौन सा? मेमोरी एड्रेस। यानी हर चीज का कोई एड्रेस होता है ना मेमोरी में, वो भी हम मेमोरी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। हर चीज का मेमोरी में एक एड्रेस होता है। तो प्रोग्राम काउंटर के पास अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस होता है कि भाई अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट की जानी है वो इस जगह पे पड़ी है। इंस्ट्रक्शन क्या है ये प्रोग्राम काउंटर को नहीं पता होता। ठीक है। एड्रेस क्या होता है? एड्रेस होता है एक मेमोरी लोकेशन। रैम में एक मेमोरी लोकेशन को हम एड्रेस कहते हैं। एक आपके घर का एड्रेस होता है ना, उसी तरह से मेमोरी का एक एड्रेस होता है, हम उसको एड्रेस ही से रिप्रेजेंट करते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? जिसमें एड्रेस ऑफ द डेटा और इंस्ट्रक्शन टू बी लोकेटेड इन रैम, रैम में जो इंस्ट्रक्शन लोकेटेड होती है उसका एड्रेस होता है। कि अगर कोई सर डेटा है, जी जी, एक दफा रिपीट करिएगा, एड्रेस क्या होता है? एड्रेस एक मेमोरी की लोकेशन है। भाई आपका एड्रेस क्या है? सर आपके इलाके में एक लोकेशन है। तो हम तो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। एड्रेस कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं रैम में एक मेमोरी लोकेशन। ठीक है। ओके सर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है? देखो, एक होता है एड्रेस, एक है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस तो वो लोकेशन है जो कि मेमोरी में है मौजूद। एड्रेस रजिस्टर क्या होता है कि जहां पे कंप्लीट डिटेल्स होती हैं उन इंस्ट्रक्शंस की जो कि रैम में है, कि भाई सबका एड्रेस लिखा हुआ है एक जगह पे, वो एड्रेस रजिस्टर है। ठीक है। सही। एड्रेस बस या बस किसे कहते हैं, ये आखिरी टर्मिनोलॉजी जो है, ये किसे कहते हैं? ये वो वायर्स होते हैं जिनके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है मुख्तलिफ कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के दरमियान। आपने अक्सर अगर सीपीयू कभी खोला है तो आपने देखा होगा कि हार्ड ड्राइव को या सीडी ड्राइव को, डीवीडी ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए एक केबल्स की एक मतलब कुछ एक एक वायर सी होती है, चपटी सी। कभी देखी है किसी ने? जी देखिए। अच्छा, शायद। एक तो ये बस है, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे से कंपोनेंट्स मदरबोर्ड पे लगे हुए होते हैं। उनके दरमियान भी डेटा ट्रांसफर होता है। तो उनके दरमियान डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो वायर्स इस्तेमाल होते हैं उनको हम एड्रेस बसेस कहते हैं या सिंपली बस कहते हैं। ठीक है। अब आ जाओ फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पे। ये चीजें क्लियर है? खैर ये हो जाएंगी अगर क्लियर नहीं भी है ना। ये टर्मिनोलॉजीज मतलब ये बिल्कुल सिंपल सी टर्मिनोलॉजीज हैं। हम इन पे मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई इनकी डेफिनेशंस ही याद करते रहनी है। हम जब ये प्रोसेस में आएंगे हमें पता चल जाएगा कि जी ये प्रोसेस है क्या और इस प्रोसेस में होता क्या है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक प्रेजेंटेशन जो है वो, ये जरा मैं आपको दिखा दूं, वो तो ज्यादा मेरा ख्याल है कि आपको आसानी हो जाएगी। एक सेकंड में नोट कर।
अच्छा जी, ये नजर आ रही है?